हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी एस्पायरेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो इन दिस वीडियो हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी की क्लास 3 की। इससे पहले हमने दो क्लासेस शायद ऑलरेडी कर दी हैं। उसमें हमने जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, क्योंकि हमने बेस ले रखा है एम लक्ष्मीकांत को, उसका फर्स्ट यूनिट ही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, तो वो हमने कवर कर दिया है। इसमें हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा प्यारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको बनाने के लिए क्या क्या इवेंट्स हुए, कब डिमांड स्टार्ट हुई, उसके बाद फिर कैसे बना, किन डेज़ पे क्या इवेंट्स हुए और क्या मेन फीचर्स हैं या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो ये क्लास आपके लिए बहुत रेलेवेंट रहेगी, क्योंकि किसी भी एग्जाम में यहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। हर एक दो एग्जाम में एक दो क्वेश्चन यहाँ से निकलता ही निकलता है। तो ये क्लास किन स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट रहेगी? ऑल दो स्टूडेंट्स, मतलब यहाँ पे छोड़ो आप, हम ऐसे डिफरेंशिएट तो नहीं करेंगे किस बोर्ड में आएगी। जहाँ पे इंडियन पॉलिटी से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास रेलेवेंट रहेगी। बीट एनी यूपीएससी, एनी स्टेट पीसीएस, एनी अदर एसएसबी एग्जाम, जहाँ पे इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन पूछेंगे तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास बहुत रेलेवेंट रहने वाली है। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आप में से जो भी नया है चैनल पे, एक बार आप सभी सब्सक्राइब कर दें और बाकी फ्रेंड्स वगैरह तक भी शेयर कर दें। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप सभी लाइक कर दें। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको पता होगा, अगर आप में से किसी ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, कितना डिटेल्ड और कम्प्रीहेंसिव वे में दिया गया है। हर एक सेक्शन का, हर एक लोगों का, मतलब सभी लोगों का, विदाउट एनी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स, ठीक है, जेंडर, इसके बेसिस पे, इसके बिना, और कैसे मतलब डिफरेंट हमें ये भी बोला गया है कि पॉलिटी कैसी रहेगी, गवर्नेंस कैसे रहेगा, पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर रहेगा या फिर प्रेसिडेंशियल रहेगा, ये सब किसमें बताया गया है? तो ये सब बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए सबसे पहले एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की डिमांड की गई, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाएगा? तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए सबसे पहले डिमांड किसने की? तो सबसे पहले डिमांड की इन 1934 बाय M.N. रॉय। तो इस बात का ध्यान रखना, आप सबसे पहले अगर किसी ने डिमांड की, वो किसने की? M.N. रॉय ने सबसे पहले डिमांड की कि इंडिया की एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएगी। हमें बाहर की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। हम इंडियन हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम खुद पे खुद रूल करेंगे और हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का खुद वो होना चाहिए, हक होना चाहिए। उसके लिए हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे जो क्या बनाएगी? जो फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, ठीक है। उसके बाद किसने डिमांड की? उसके बाद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उन्होंने डिमांड की 1935 ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने दी जाए, सो दैट हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद फ्रेम करें। उसके बाद क्या हुआ? इन 1938 जो जवाहरलाल नेहरू थे, ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, डिक्लेयर्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है या उसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट्स है, उनकी कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। हम जो इंडियंस हैं, ठीक है, हम खुद बनाएंगे अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब कि वोटिंग के बेसिस पे, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखो आप, जो डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब एक्सेप्ट की गई, आपको ये इवेंट्स ऐसे ही याद रखने हैं। देखो, ये चीज़ आपको, एक चीज़ मैं फिर से बता दूं, ये आपको इवेंट्स ऐसे ही याद रखने हैं। सबसे पहले क्या हुआ? M.N. रॉय ने आइडिया पुट फॉरवर्ड किया। उसके बाद क्या हुआ? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की ऑफिशियली। उसके बाद क्या हुआ? 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला, ये भी आपको याद रखनी है। और ऑफिशियली जो डिमांड एक्सेप्ट की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, वो कब की, किस ऑफर के अंदर की? तो वो थी अगस्त ऑफर ऑफ 1948, अगस्त ऑफर ऑफ 1940। उसके बाद क्या हुआ? इन 1942 सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे, he came to India with the draft proposal of the British government on the framing of independent constitution। उन्होंने बोला सेकेंड वर्ल्ड वार में आप हमारी हेल्प करो, उसके बाद हम आपको एक ड्राफ्ट देंगे, आप उस बेसिस पे अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही फ्रेम कर सकते हो। ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई भी क्या नहीं करेगी, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगी। ये कब बोला, किस मिशन के अंडर बोला गया? तो ये बोला गया सर स्टेफर्ड क्रिप्स मिशन जो आया था, क्रिप्स मिशन हम उसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, 1942। सबसे पहले अगर आपको बोला जाए, क्वेश्चन पूछा जाए कि बोलो सबसे पहले डिमांड कब एक्सेप्ट की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो, वो क्रिप्स मिशन नहीं होगा, वो होगा कैबिनेट मिशन, ठीक है। वो कौन सा होगा? नॉट कैबिनेट मिशन, सॉरी, वो होगा अगस्त ऑफर ऑफ 1940, ठीक है। कैबिनेट मिशन तो बाद में आया था। उसके बाद क्रिप्स प्रपोजल को मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी ना, वो चाहती थी हमारी एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूंसी हो या फिर हमारी एक इंडिपेंडेंट क्या हो, कंट्री हो। देखो, बट क्रिप्स प्रपोजल वर रिजेक्टेड बाय मुस्लिम लीग। जो क्या चाहते थे? जो चाहते थे इंडिया को डिवाइडेड कर दे इनटू 2 ऑटोनोमस स्टेट। एक का नाम वो रखना चाहते थे पाकिस्तान और दूसरा जनरली आपको पता होगा इंडिया, ठीक है। द कैबिनेट मिशन रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज। ये चीज़ आप याद रखना। जो कैबिनेट मिशन आया ना, उसके बाद उसने क्या कर दिया? उसने जो 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज थी, दैट इज इंडिया और पाकिस्तान, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। इट पुट फोर्थ अ स्कीम फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच मोर और लेस सेटिस्फाइड द मुस्लिम लीग।
अब कैबिनेट मिशन में क्या किया गया, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे ना वहाँ पे हम अच्छे से समझाएंगे, बट इन्होंने क्या बोला कि मुस्लिम्स को रिजर्व कर देंगे कुछ सीट्स जो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए ही अवेलेबल रहेंगी, और उस पर जो वोट्स भी होंगे वो सिर्फ मुस्लिम्स ही देंगे। तो उन्होंने बोला कुछ सीट्स आप मुस्लिम्स के लिए रख लो रिजर्व्ड, और बाकी सीट्स पे बाकी जनरल बाकी सब भी इलेक्शन कर सकते हैं। तो ये किस में बोला गया, ये बोला गया कैबिनेट मिशन में, ठीक है। देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो क्रिप्स मिशन है उसको मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया था या रिजेक्ट किया था। आप याद रखना, जो क्रिप्स प्रपोजल्स थे, जो भी प्रपोजल्स थे, उसको मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया था। यहाँ से ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, तो आप थोड़ा सा इसका ध्यान रखिए। अब देखो जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जब बनाई गई ना, उसकी कंपोजिशन कैसी थी, तो ये चीज़ आप याद रखो। द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन, ये चीज़ याद रखो, नवंबर 1946। कब, नवंबर 1946, अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय, जो भी कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर स्कीम आई थी उसी के बेसिस पे ये बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूट असेंबलीज बनाई गई। टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी, तो टोटल स्ट्रेंथ सीट्स की कितनी थी, 389, ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ थी 389। उसमें जो 296 सीट्स थी दे वर अलॉटेड टू ब्रिटिश इंडिया। आपको पता होगा कुछ टेरिटरी जो थी वो डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर थी, जैसे मान लो ये इंडिया है ना, उस टाइम क्या था, 1947 से पहले क्या था, अब इंडिया डिवाइडेड था, कुछ टेरिटरी जो थी वो डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर थी, और कुछ टेरिटरी जो थी वो प्रिंसली स्टेट्स के अंदर थी, ठीक है। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इनको कितनी सीट्स अलॉट की गई, उनको सीट्स अलॉट की गई 296, और 93 सीट्स अलॉट की गई किनको, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है, जहाँ पे राजा महाराजा वगैरह रूल कर रहे थे ना, 93 सीट्स अलॉट की गई उनको, टू कहाँ के लिए, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के लिए। जैसे आज पार्लियामेंट होता है ना, ये सीट्स क्या हैं, आई होप आपको समझ आ गई होगी। जैसे आज पार्लियामेंट होता है ना, वहाँ पे सीट्स हम लोकसभा इलेक्शंस करते हैं। अब देखो जम्मू एंड कश्मीर को 5 सीट्स हैं, ठीक है, वैसे जो बाकी सारी स्टेट्स हैं, ठीक है, 80 अराउंड आई थिंक यूपी में है सीट्स, तो वैसे सीट्स अलॉट करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में कौन कौन आएगा। जैसे आज पार्लियामेंट में है ना कि 80 मेंबर्स यहाँ से आएंगे, 5 यहाँ से, 10 यहाँ से, अलग अलग बेसिस पे। वैसे ही जब ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फॉर्मुलेट की गई तब बताया गया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर या फिर ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो भी टेरिटरीज आती हैं 296 सीट्स उनको मिलेंगी, और बाकी 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स को मिलेंगी, ठीक है। टोटल सीट्स कितनी एलोकेट की गई थी, तो टोटल सीट्स थी 389। अब देखो ईच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट, यहाँ पे प्रिंस स्टेट नहीं होगा, यहाँ पे होगा प्रिंसली स्टेट वर टू बी अलॉटेड सीट इन प्रोपोर्शन टू देयर रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन। सीट्स कैसे डिवाइड की गई, मतलब मान लो, ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ, जनरली 1 मिलियन पे एक सीट मिलती थी। अब मान लो कोई स्टेट है जहाँ पे 10 मिलियन पॉपुलेशन है, ठीक है, उनको कितनी सीट्स मिलेंगी, उनको मिलेंगी 10 सीट्स। अब मान लो यहाँ पे 20 मिलियन पॉपुलेशन है, उनको कितनी सीट, उस स्टेट को कितनी सीट्स मिलेंगी, उसको मिलेंगी 20 सीट्स। यहाँ पे मान लो यहाँ पे 1 मिलियन पॉपुलेशन है, आप बताओ यहाँ पे कितनी सीट्स मिलेगी, यहाँ मिलेगी 1 सीट। इसी को बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन टू देयर पॉपुलेशन के हिसाब से सीट एलोकेट की जाएंगी डिफरेंट स्टेट्स को, ठीक है। सीट्स वर अलॉटेड टू ईच प्रोविंस वर टू बी डिवाइडेड। देखो जो सीट्स प्रोविंस को डिवाइड की गई ना, वो किस बेसिस पे डिवाइड की गई, 3 जनरल कम्युनिटीज़ के बीच। एक कुछ सीट्स एलोकेट की जाएंगी सिर्फ मुस्लिम्स को, कुछ सीट्स एलोकेट की जाएंगी सिख्स को, और बाकी जो सीट्स हैं वो एलोकेट की जाएंगी बाकी सभी पॉपुलेशन को, उसमें हिंदूज़ वगैरह बाकी सब आ जाएंगे, ठीक है। तो सीट्स वर एलोकेटेड on between these three principal communities, that is Muslims, Sikhs and general in proportion to their population. चलो, the representatives of each community were to be elected by members of that community, मतलब on the basis of single transferable vote, उसी हिसाब से फिर क्या हो जाएगा, इलेक्शन होगा, ठीक है। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ जो प्रिंसली स्टेट्स होंगे ना, यहाँ पे तो वोटिंग होगी, ठीक है, बट जो प्रिंसली स्टेट्स के बेस जो सीट्स आएंगे ना, वहाँ से जो वहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में जाएंगे। देखो मैं फिर से आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ये यहाँ पे दी गई कितनी सीट्स दी गई, 93 सीट्स दी गई, किनको, प्रिंसली स्टेट्स को, और बाकी सारी सीट्स दी गई आई थिंक 289 थी ना, एक सेकंड लेट मी रिकॉल, 296 सॉरी, 296 सीट्स दी जाएंगी, 296 सीट्स दी जाएंगी जो ब्रिटिश प्रोविंस के अंदर आता है, ठीक है। ये प्रिंसली स्टेट्स को दी जाएंगी 93 सीट्स। अब देखो जो ये वाली सीट्स है ना, ये वाली सीट्स जो ब्रिटिश इंडिया की होंगी, उन वहाँ पे तो इलेक्शन किए जाएंगे, वहाँ पे क्या होंगे, वहाँ पे होगी वोटिंग के बेसिस पे फिर जो जीत के आएगा उसी को मिलेगी वो वाली सीट, जो बैठेंगे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में, जो लोग बैठेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्यों बैठेंगे लोग, क्योंकि उन्होंने फ्रेम करना है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको पहले ही बताया, उन्होंने फ्रेम करना है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। उसके लिए अब पहले वोटिंग होगी, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस के अंदर आएंगे वहाँ पे होगा इलेक्शन, बट जो भी प्रिंसली स्टेट्स के अंदर आएंगे वहाँ पे इलेक्शन नहीं होगा। वहाँ पे जो भी हेड होगा, मतलब जहाँ ये जो महाराजा राजा होगा जिस भी स्टेट का, वो क्या करेगा, वो नॉमिनेट करेगा किसी इंसान को, किसी वहाँ पे लोगों को नॉमिनेट करेगा कि आप जाके ये वाली सीट आपको मिल गई, आप जाके कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में बैठो। फिर से मैं आपको बताता हूँ, इलेक्शन कहाँ पे होगा, इलेक्शन होगा ब्रिटिश प्रोविंसेस के अंदर, और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे नॉमिनेट करेगा कौन, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट। अब जो भी राजा महाराजा होगा वो क्या करेगा, नॉमिनेट करेगा हेड्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट, ठीक है, वो जाके वहाँ पे बैठ सकते हैं। आप समझ गए, चलिए। Thus the Constituent Assembly was partially elected,
पार्शियली इलेक्टेड क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं वहाँ पे होगा इलेक्शन, और पार्शियली नॉमिनेटेड जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे होगा डायरेक्ट नॉमिनेशन। अब देखो नेक्स्ट ये वाली चीज़ अब यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। द इलेक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कब हुए फर्स्ट टाइम? जुलाई टू अगस्त 1946 में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के लिए इलेक्शन हो गए। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वन 208 सीट्स, मुस्लिम लीग ने कितने जीते? 773 सीट्स, एंड स्मॉल ग्रुप्स और इंडिपेंडेंट जो भी थी उन्होंने कितने जीते? 15 सीट्स। तो ओवरऑल कितने हो गए हमारा? ओवरऑल हो गए हमारे 389, ठीक है, 389 हमारे ओवरऑल हो गए। हाउएवर जो 93 सीट्स अलॉटेड टू ब्रिटिश प्रोविंसेस, उन्होंने क्या किया? वो बोले कि हमने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में नहीं रहना है, क्योंकि उनको लगा अगर हम कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर जाएंगे फिर हमें ब्रिटिश मतलब इंडियन गवर्नमेंट के अंदर ही आना पड़ेगा, हम अलग से अपना वो चलाएंगे, ठीक है, मतलब हम अपनी स्टेट या फिर अपना रूल जो है अलग से चलाएंगे, हमें नहीं जाना है, हमें गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करनी है। बट बाद में अगर आप देखोगे तो बाद में फिर अल्टीमेटली उनको ज्वाइन करना पड़ा इंडिया। तो ये ऐसे हो गया फिर फर्स्ट इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। अब जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी, उनका काम क्या था? किस लिए बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली? तो उनको बनाया गया था सो दैट वो क्या बनाए? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करें। अब देखो वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग। अब जब इलेक्शन हो गए उसके बाद कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी। फर्स्ट मीटिंग कब हुई? तो फर्स्ट मीटिंग हुई December 9, 1946, ठीक है, December 9, 1946। December 9 वैसे मेरा बर्थडे भी है, बट हाँ ईयर ये नहीं है, इतना बुजुर्ग नहीं हूँ मैं, बट December 9 डेट यही है और मंथ भी यही है। तो फर्स्ट टाइम कब बैठी? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन December 9, 1946। मुस्लिम लीग ने बाइकआउट कर दिया, फिर से मैं आपको बताऊंगा, मुस्लिम लीग ने बाइकआउट कर दिया। जो ये मुस्लिम ने 73 सीट्स जीती थी ना, ये नहीं आए, ठीक है। दे इंसिस्टेड ऑन सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। द मीटिंग वाज दस अटेंडेड बाय 211 मेंबर्स ओनली। कितने मेंबर्स आए थे उसमें? टोटल 211 मेंबर्स। क्वेश्चन आपको ये ऐसे पूछे जा सकते हैं, जनरली वनडे एग्जाम्स में आपको पूछे जा सकते हैं कि फर्स्ट टाइम जो मीटिंग हुई थी किस डेट को हुई थी, क्या मुस्लिम लीग ने ज्वाइन किया था, नहीं किया था। जो फर्स्ट टाइम मीटिंग हुई थी ना कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की, किया था ज्वाइन, नहीं किया था, आपको याद रखना, नहीं किया था। टोटल कितने बंदों ने अटेंड की थी, कितने मेंबर्स ने अटेंड की थी? ओनली बाय 211 मेंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट वन, अब देखो अब एक तो चेयरमैन होना चाहिए ना, तो चेयरमैन किसको या प्रेसिडेंट जो होगा उसको किसको इलेक्ट करेंगे हम, क्योंकि अभी जस्ट वो बैठे थे। तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेंच प्रैक्टिस डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उनको बनाया गया था टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली फॉलोइंग द फ्रेंच प्रैक्टिस। क्योंकि अभी जस्ट वो बैठे थे तो किसी एक को तो प्रिजाइड करना था ना, तो किसको बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद किसको इलेक्ट किया गया? उसके बाद वोटिंग से मेजॉरिटी वोटिंग किसको मिली? तो सबसे ज़्यादा वोट्स आए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कि इनको बना दो आप, जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली होगी उसके प्रेसिडेंट किसको बना दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द असेंबली हैड 2 वाइस प्रेसिडेंट्स। आप ये भी ध्यान रखना, HC मुखर्जी एंड VT कृष्णमाचारी। 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, कौन कौन? HC मुखर्जी एंड VT कृष्णमाचारी। वैसे ही फिर क्या हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिफॉर्मुलेट हो गई, उनकी फर्स्ट मीटिंग भी हो गई। अब उसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा। इसमें क्या दिया गया था? इसमें फीचर्स दिए गए थे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, ठीक है, उसके फीचर्स क्या क्या होने चाहिए, वो किस में दिए गए थे, मतलब कैसी होनी चाहिए? सॉवरेन स्टेट होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए बाहर के किसी भी इन्फ्लुएंस से, ठीक है, सेक्युलर होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, फिर हमारी गवर्नेंस कैसी होगी, पार्लियामेंट्री होगी, प्रेसिडेंशियल होगी, ठीक है, जुडिशरी कैसी होनी चाहिए। ये डिफरेंट चीज़ें, ये जो हम पढ़ते हैं ना अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में, अब जब हम फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे वहाँ हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, वो सब किस में लिखे गए? तो वो सब ब्रीफली लिखे गए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। इसको किसने पास किया? तो इसको पास किया जवाहरलाल नेहरू ने ऑन December 13, 1946। कब पास किया, कब मूव किया गया, किसने मूव किया, ये डेट और एज वेल एज किसने मूव किया, ये भी आप याद रखना। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था इसका एम? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में था क्या कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, उसके मेन पॉइंट्स, ठीक है। इट लेड डाउन द फंडामेंटल्स एंड फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर, वही मैंने आपको बताया। द रेजोल्यूशन वाज यूनानिमसली पास्ड, मतलब कि अनअपोज्ड, किसी ने भी अगेंस्ट में वोट नहीं किया। ऑन January 22, 1947। कब पास किया गया ये रेजोल्यूशन? तो January 22, 1947, ठीक है। अब चेंजेस क्या क्या है इंडिपेंडेंट एक्ट से, इस चेंजेस इसमें क्या क्या है, तो ये यहाँ पे पढ़ लेना आप, ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा ऊपर से देख लेना। अब देखो हाँ, बाकी कौन से फंक्शन परफॉर्म कर रही थी असेंबली, तो देखो इट रेटिफाइड द इंडियाज मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ इन 1949। इट अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन, ये डेटें आप याद रखना, ठीक है, ये सारी डेट्स जो है ना ये याद रखना, जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी उन्होंने क्या क्या किया। इट अडॉप्टेड द नेशनल एंथम ऑन, कब अडॉप्ट किया नेशनल एंथम, कब अडॉप्ट किया नेशनल सॉन्ग। चलो आप हमें बताओ, आप यहाँ वहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखो जो इंडिया का नेशनल एंथम है कौन सा है और किसने लिखा है, दोनों चीज़ें बताओ। इंडिया का नेशनल सॉन्ग जो है कौन सा है इंडिया का नेशनल सॉन्ग, एज वेल एज किसने लिखा है इंडिया का नेशनल सॉन्ग। चलो ये चीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता दो। इट इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन January 24, 1950। ये 4-5 चीज़ें जो यहाँ पे लिखी गई हैं कुछ समझाने लायक नहीं है ये, इसमें बस आपको ये चीज़ें रटनी है। हमने नेशनल फ्लैग कब
अडॉप्ट किया, हमने नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किया, हमने नेशनल सॉन्ग कब अडॉप्ट किया, और हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, क्योंकि इवेंट है ना, ऐसी डेट भी याद रखो आप और एक सीक्वेंस के हिसाब से भी आप याद रखो, क्रोनोलॉजी के हिसाब से भी याद रखो, हो सकता है आपको ऐसे पूछे जाए, ठीक है। देखो, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैड 11 सेशंस। कितना टाइम लगा जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी, इसकी फर्स्ट मीटिंग जो हुई उसके बाद इसको लगे 2 साल 11 महीने 18 दिन टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑन जनवरी 1950 द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैड हेल्ड इट्स फाइनल मीटिंग, ठीक है। It, however, did not end and continued as Provincial Parliament of India from January 26, 1950 till the formation of new Parliament after the first general election। ये चीज़ आप याद रखना, क्योंकि उस टाइम अभी पार्लियामेंट नहीं था ना, तो ये क्या करते थे, पहले तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जब ये एज ए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मिलते थे, आई थिंक नीचे दिया गया है, यस नीचे दिया गया है, वेट कीजिएगा। अब देखो कुछ कमिटीज़ थी, ये कमिटीज़ आपको याद रखनी है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब बनी थी उसमें कुछ कमिटीज़ थी, कौन सी कमेटी थी, वो किसके अंडर आती थी, आप ध्यान रखना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी अगर कोई है, ड्राफ्टिंग कमेटी है। इसके चेयरमैन कौन थे, इसके चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। इनका काम क्या था, जो कॉन्स्टिट्यूशन का बनाने का काम था ना, वो इन्हीं का था। वो किसका काम था, वो था ड्राफ्टिंग कमेटी का। देखो ड्राफ्टिंग कमेटी को कब सेटअप किया गया, ऑन अगस्त 29, 1947। इट वॉज दिस कमेटी दैट वॉज अंट्रस्टेड कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट है वो आप बनाओगे। इट कंसिस्टेड ऑफ 7 मेंबर्स। कौन कौन थे, ये 7 मेंबर्स का नाम आपको याद रखना है। BR अम्बेडकर जो थे हमारे डॉक्टर बाबा साहब, वो थे इसके चेयरमैन। N गोपाला स्वामी अयंगर ये थे। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये नाम आपको याद रखने हैं। डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, ठीक है। N माधव राव, इन्होंने रिप्लेस किया था BL मित्तर को, क्योंकि इनकी जो हेल्थ इश्यूज़ थे, तो उसकी वजह से N माधव राव आ गए बाद में। और लास्ट वन थे TT कृष्णमाचारी, उन्होंने रिप्लेस किया था DP खेतन को। ख़त्म नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी, ये होगा खेतन, KHAITN खेतन, क्योंकि इनकी डेथ हो चुकी थी, ठीक है। तो ये 7 मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी में। अब देखो, जब एनेक्ट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन को, डॉक्टर BR अम्बेडकर इंट्रोड्यूस द फाइनल ड्राफ्ट, ड्राफ्ट नहीं होगा यहाँ पे, ड्राफ्ट होगा, DRFT, ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन नवंबर 1948। द असेंबली हैड अ जनरल डिस्कशन ऑन इट फॉर 5 days, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ रटने वाली चीज़ें हैं, ये आप याद रख लो बस। फाइनली इसमें पढ़ने वाला क्या है, थोड़ा बहुत ये वाली चीज़ यहाँ पे याद रखना आप, ये वाला इट डिक्लेयर्ड, यहाँ से ये वाला थोड़ा सा याद रखना, ऊपर वाले 2 पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इट डिक्लेयर्ड मतलब कब हो गया, जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है पास कब हो गया, नवंबर 26, 1947। आउट ऑफ 299 मेंबर्स ऑफ द असेंबली, 2 जितने प्रेजेंट थे, कितने टोटल प्रेजेंट थे जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ, 284, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, कितने प्रेजेंट थे उस दिन, ओनली 284। और जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ ना, जब कॉन्स्टिट्यूशन हुआ ऑन नवंबर 26, तब क्या क्या था कॉन्स्टिट्यूशन में, एक प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे, ठीक है। कितने आर्टिकल्स थे, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। ये वाली चीज़ भी मैंने आपको पहले ही बताई हुई है। द प्रियम्बल वाज अडॉप्टेड या एनेक्टेड आफ्टर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वाज एनेक्टेड, ठीक है। अब एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना उसके बाद जो कुछ एक्ट थे वो ऑलरेडी नवंबर 26 को ही एनफोर्स किए गए, बट जो बाकी मेजॉरिटी पोर्शन था वो जनवरी 26, 1950 को अडॉप्ट किया गया। ऐसा क्यों, अगर आप में से किसी को पता है ऐसा क्यों, वैसे यहाँ पे दिया गया है, बट अगर आप में से किसी को पता है, ये वाला आप यहाँ पे मत देखना, आप बताओ ऐसा क्यों किया गया, ठीक है। अब क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इसकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी उसके कुछ क्रिटिसिज्म्स थे कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, मतलब ये हर एक इंसान को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, बस कुछ ही सेलेक्टेड लोग यहाँ पे हैं। इट इज़ नॉट अ सोवरेन बॉडी, यहाँ पे बाहर का इन्फ्लुएंस है कुछ। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम लगाया गया। इट इज़ डोमिनेटेड बाई कांग्रेस, बट आपको पता होगा तब कोई और पार्टी नहीं थी, तब बोला जाता था कांग्रेस इज़ इंडिया, इंडिया इज़ कांग्रेस, ठीक है, क्योंकि तब एक ही पार्टी थी। लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेटेड बाई हिंदूज़, ये कुछ क्रिटिसिज्म किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो ये आप देख लेना, आपको वैसे पूछे नहीं जाएंगे क्रिटिसिज्म, ये मैंने बस ऐसे ही लाए हैं। जब हम मेंस के लिए पढ़ेंगे तो तब हम डेफिनेटली ये वाली चीज़ें पढ़ेंगे। ये अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आपको पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको ऐसे ही रटने हैं। एलिफेंट वाज अडॉप्टेड एज द सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। BN राव वाज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। प्रेम नारायण बिहारी नारायण रायज़ादा वाज द कैलीग्राफर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जिन्होंने लिखा था ना कॉन्स्टिट्यूशन अपनी हैंड राइटिंग से, वो कौन थे, वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा। ये वाली चीज़ आप याद रखना। और जो इंग्लिश वर्जन है उसको हिंदी में ट्रांसलेट किसने किया था, तो इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया था वसंत कृष्ण वेदिया, VK वेदिया, ठीक है। किसने लिखा था हिंदी में, वसंत कृष्ण वेदिया। इंग्लिश में किसने लिखा था, तो प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो हमने पढ़ा रिगार्डिंग मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वैसे इसमें कुछ समझने वाला ज़्यादा था नहीं, इसमें रटने वाली ही चीज़ें थी, बट जितने हमने आपको पढ़ाई हैं ये सारी रटने वाली हैं। देखो हमने इसी तरीके से बनाए हुए हैं ये PDF, सो दैट आप अच्छे से ये चीज़ समझ लो। इसमें से कोई भी आपको कहीं से भी उठा के लाइन क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, आपको ये चीज़ अच्छे से पढ़नी है। 1-2 बार आप वीडियो को अच्छे से देख लो, सो दैट आपकी अच्छे से प्रिपरेशन और होल्ड इस वाले टॉपिक पे हो जाए। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया है होता है तो लाइक और
कमेंट किया करें, हमें बताया करें कि आपको सेशंस हमारे कैसे लगते हैं। वैसे ही अब नेक्स्ट वाले पार्ट में आई थिंक हम प्रीएम्बल पढ़ेंगे या फिर अदर फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह कुछ पढ़ेंगे। वैसे ही हम पूरी पॉलिटी ख़त्म करेंगे। हमने ये चीज़ आपको बता दी है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत रखिएगा इंडियन पॉलिटी को लेकर। और बाकी भी जितने सब्जेक्ट्स हैं वो भी हम जनरली स्टार्ट किए हैं और हमने किए भी हैं, स्पेशली फॉर फॉरेस्टर एंड अदर एग्जाम्स हमने साइंस स्टार्ट कर दी है। वैसे ही हम डेफिनेटली बाकी सब सब्जेक्ट्स भी स्टार्ट कर देंगे। हमने जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में भी हमने हिस्ट्री ऑफ कश्मीर से स्टार्ट कर दिया है। तो आपको रेगुलरली वीडियोस मिलेंगी, बट आपका रिस्पांस थोड़ा बहुत रहना से, तो थोड़ा बहुत लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप सभी कर दिया करें। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।